चलो बच्चों, हम लोग आज अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम लोगों ने पहले से पढ़ी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉर, ना तो आप एनर्जी को खुद बना सकते हो ना आप एनर्जी को खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं? पीछे बी सेक्शन में तुम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। जनरेटर, क्या कर रहा था जनरेटर? मैकेनिकल एनर्जी थी। जनरेटर क्या कर रहा था? घूम रहा था, और घूमने से क्या क्रिएट कर रहा था? तो वहां पर करंट। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर का काम क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे वो वाली मोटर की बात कर लो जो वाटर को पंप आउट करती है, आप स्विच दबाते हो, करंट देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और उसने काम किया। क्या काम किया? कि पानी को बाहर निकाल दिया। समझ गए? लेकिन कंप्लीट ऐसा थोड़ी हुआ कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कुछ एनर्जी तो वेस्ट भी होगी ना। जब मोटर चलती है तो गर्म हो जाती है, तो कुछ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में वेस्ट हो गई। सही है ना? तो सारी एनर्जी तो यूटिलाइज नहीं हो रही है, बट ये श्योर है कि जितनी भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी वो सारी की सारी किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? दोबारा समझाऊं क्या? देखो, हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि ना तो आप खुद एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना आप खुद एनर्जी को डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। हम बस एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में बदल सकते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल देती हूँ। मैंने खाना खाया था तो मेरे अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, मेरे अंदर एनर्जी बनी। अब उस एनर्जी से मैं क्या कर रही हूँ? बात कर पा रही हूँ, मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, तो मेरी अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। मैं मूव कर रही हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। मैं बोल रही हूँ, साउंड एनर्जी। तो मेरी अंदर की केमिकल एनर्जी दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, एक मैकेनिकल एनर्जी और एक साउंड एनर्जी। बाकी भी कुछ तरह की एनर्जी रिलीज हो रही होंगी जो यूटिलाइज हो रही होंगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो हम कभी भी एनर्जी को बना नहीं सकते। मेरे अंदर एनर्जी क्रिएट हो रही होगी किसी दूसरी तरह की एनर्जी की वजह से। समझ गए ना? जैसे मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। क्या कर दिया? स्विच ऑन। तो यहाँ पे करंट आ गया, मतलब कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में। ट्यूबलाइट है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो क्या तुमने लाइट एनर्जी को क्रिएट किया है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई है। किससे कन्वर्ट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी क्रिएट हुई? नहीं, लाइट एनर्जी एक दूसरी तरह की एनर्जी से कन्वर्ट हुई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप क्रिएट हो गई? हम क्या करते हैं? डैम्स में ऊपर पानी लेके जाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, डैम्स में हम क्या कर रहे थे? पानी को बहुत ऊपर हाइट पे लेके जा रहे थे, फिर आप पानी को ऊपर से नीचे गिरा रहे थे। तो जब पानी ऊपर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? तो पानी नीचे गिरने लग गया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? तो तुमने पोटेंशियल को किस में बदला था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ने क्या चलाया था? टरबाइन, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हुई थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हर जगह क्या करते जा रहे हो? कन्वर्ट करते जा रहे हो। कभी आप पोटेंशियल को काइनेटिक में बदलते हो, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल बदलते हो, फिर इलेक्ट्रिकल से चाहते हो तो लाइट एनर्जी बना लेते हो, इलेक्ट्रिकल से चाहो तो मैकेनिकल एनर्जी बना लेते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चाहो तो हीट एनर्जी बना लेते हो। सही बात है ना? कुछ जगहों पे अवन है, अवन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये थ्योरम, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहती है कि ना तो हम कभी एनर्जी क्रिएट कर सकते ना हम कभी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, हम बस एनर्जी को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब ये यूनिवर्स बना होगा तब उसके पास जो टोटल एनर्जी थी आज भी उतनी ही एनर्जी है। सही बात है? बस एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या होती जा रही होगी? कन्वर्ट।
तो जब यूनिवर्स बना था तब की टोटल एनर्जी और आज की, और जब यूनिवर्स खत्म होगा तब की सारी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। ना एनर्जी कम हो पा रही है और ना कभी एनर्जी ज्यादा हो पाएगी। समझ गए? बस हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है ना? बस हम लोग एनर्जी को क्या करते जा रहे हैं? जब भी आप काम करते हो तो आप एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में बदल देते हो। समझ गए? अब इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल लो और बॉल मेरे हाथ पे है, तो अभी वो मूव नहीं कर रही है, मेरे हाथ में है, तो कैसी है? स्टेशनरी या मूवेबल? स्टेशनरी। और कुछ हाइट पे है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। मूव नहीं कर रहा ना। हम लोगों ने पढ़ा है जब मोशन में होता है सिर्फ तब काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी तो ये रेस्ट पे है ना, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पर ये कुछ हाइट पे है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? सही है। अब मैं इसे छोड़ दूं तो ये नीचे गिरने लगेगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ध्यान से एक बात सुनो, एयर में फ्रिक्शन भी तो होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एयर में क्या होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो इससे कुछ वर्क कराएगा, तो कुछ एनर्जी वहां पर भी वेस्ट होगी। अब ये जमीन से टकराएगा तो क्या निकलेगी? एक आवाज निकलेगी, तो साउंड एनर्जी भी क्रिएट होगी। सही बात है ना? और ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो एक टाइप की एनर्जी बहुत सारी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट हम लोग 10th क्लास में ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? कि अगर काइनेटिक सिर्फ पोटेंशियल में बदले, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ, या पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किस में बदले और बाकी सारी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लाइक साउंड एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, वहां पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स, तो वहां पर भी हमारी कोई एनर्जी वेस्ट ना हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। समझ गए? आप लोग 10th क्लास में ये पॉइंट लेके चल रहे हो कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगी और या फिर काइनेटिक किस में चेंज होगी। हम अदर एनर्जी को कंसीडर अभी नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि अभी दूसरी फॉर्म की एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? और वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉयड कर देगा। तो अभी हम मान रहे हैं कि मेरी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही है और पोटेंशियल सिर्फ काइनेटिक में बदलेगी। तो किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और आप लोगों ने सेक्शन बी में पढ़ा था कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या कहते थे? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी की क्या रहेगी? लेकिन कब? जब वहां पर कोई अदर फॉर्म की एनर्जी क्रिएट ना हो रही हो और वहां पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो रहा। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है अगर मेरे हाथ में पेन है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? अब ये धीरे धीरे छोड़ दूं तो ये धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे पोटेंशियल किस में बदलता जाएगा? काइनेटिक में। किस में बदलता जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? और कम। जब मैं इसे छोड़ रही हूँ तो ये नीचे गिर रहा है, तो हाइट कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। और स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक क्या होती जाएगी? इंक्रीज। और जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि अब हाइट बची ही नहीं। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो ये कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल घट रही थी लेकिन उसी फॉर्म में काइनेटिक बढ़ रही थी, तो इनका सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो इसकी स्टेटमेंट आप लोग एक बार रीड कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ गए? दैट मीन्स हमारे यूनिवर्स में हमेशा एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। आपके यूनिवर्स की टोटल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट था, कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन हम अभी सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक में बदलेगी और काइनेटिक कैसे पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी।
अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और कोई अदर फॉर्म की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। हाँ पूछो। माना नहीं, अभी प्रूफ करेंगे, अभी बताती हूँ, अभी से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम अभी से प्रूफ करेंगे कि इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये जो प्रूफ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ तुम्हारे यूटी में आएगा। हाँ, हमेशा कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रहेगा। अब इसका जो प्रूफ है ना बच्चों, ये सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके यूटी में से प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा। तो इस डेरिवेशन को जरा अच्छे से कर लेते हैं, डाल दो हेडिंग, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन है, हमारे बोर्ड में इसे वेरीफाई करने के लिए आया है एंड तुम्हारे यूटी में तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा जल्दी से, मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉडी को फ्री फॉल करा रही हूँ। क्या करा रही हूँ? तो फ्री फॉल किसके अंडर में होता है? ग्रेविटी। फ्री फॉल किसके अंडर में होता है? अब देखो यहाँ पे ना मेरे हाथ में एक बॉल थी, ठीक है, और इस पोजीशन को मैं कौन सी पोजीशन ले लेती हूँ? लेट इट द पोजीशन इज ए, ठीक है। पोजीशन हमने क्या ले ली? ए। यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, सही है। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ग्राउंड से इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है लेट इट बी एच, ठीक है। ये कितनी ऊपर रखी गई थी? एच हाइट ऊपर रखी गई थी, ठीक है। कहाँ पे रखी गई है? एच हाइट ऊपर है ये बॉडी। कोई दिक्कत है क्या? अब इसका खुद का कुछ मास होगा, होगा या नहीं होगा? मास होगा। हमने मान लिया इसका मास m है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा क्या? तो इसका वेट क्या हो गया? mg। और वेट हमेशा कहाँ पे काम करता है? सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब इस ए पॉइंट पे ना ये बॉडी रेस्ट में रखी हुई थी। कहाँ पे रखी हुई थी? रेस्ट पे रखी थी। अगर ये रेस्ट पे रखी है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? वेट चल ही नहीं रही, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? ठीक है। अब मैं ए पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पर मैं इसकी सारी एनर्जी निकालती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालूंगी और काइनेटिक एनर्जी भी। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो सिर्फ पोटेंशियल किस में बदलेगा? काइनेटिक, और कोई एनर्जी रिलीज। हमने मान लिया कि यहाँ पे फ्रिक्शन, क्योंकि जब फ्रिक्शन होगा तभी तो अदर फॉर्म की एनर्जी रिलीज होगी। अभी हमने मान लिया फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। तो अब ए पॉइंट पर पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ। क्या निकाल रही हूँ? अब जल्दी से मुझे बता दो, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ना, एम जी, ये ड्राइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एम जी एच। एम क्या है? बॉडी का मास, जो हम लोगों ने कितना ले रखा है? एम। फ्री फॉल है तो ग्रेविटी के अंडर में है तो जी आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो गया? एच। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया। अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी। कौन सी एनर्जी निकालूंगी? आप बताओ जरा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या था? स्पीड उस पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे स्पीड कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? मुझे तो मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी 0। तो ए पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी आ गई? समझ गए? तो अभी मैं इसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि हम लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी है? 0। और इन दोनों का सम कितना आ गया? कोई दिक्कत है क्या? समझ गए क्या मेरी बात को? ए पॉइंट पर मेरी बॉडी हाथ में है, मेरे हाथ में बॉडी रखी हुई है, एच हाइट है, तो इसके अंदर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग बी सेक्शन में पढ़ के आएंगे हैं कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? अब वो एच हाइट ऊपर है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? समझ गए क्या मेरी बात? अब मैंने उसे अपने हाथ से छोड़ दिया,
तो अब ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेगी, नीचे आना शुरू होगी। सही बात है ना, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। तो उस ग्रेविटी की वजह से अब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। अभी स्पीड कितनी है, अब मैं इसे छोड़ दूं तो इसकी स्पीड ऊपर से क्या करेगी, इंक्रीज होना शुरू होगी। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी बॉल ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो गई और यहाँ पर पहुंच गई, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कितना मान लिया, सही है। वेट तो अब भी नीचे की तरफ ही लगेगा ना, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, वेट तो हमेशा कहाँ पे लगता है, नीचे की तरफ ही लगता है। कोई दिक्कत है क्या। अब मैंने ये मान लिया कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ चल के आ रहा था ना, तो मैंने मान लिया कि वो x डिस्टेंस चल के आ गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस बाकी रह जाएगा, h माइनस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस कितना था, h, सही है। इतना वो चल के आ गया तो ये कितना बचेगा, h माइनस एक्स। नहीं आई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है। तो अब बी पॉइंट पे निकाल दो सारी टाइप की एनर्जी। अभी हमने ए पॉइंट पे निकाल दिया, अब मैं क्या करती हूँ, बी पॉइंट पे निकाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एट बी पॉइंट। ठीक है, अब हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं और पहले मैं कौन सी एनर्जी निकाल रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे दिखाएंगे, यू से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अब मुझे जरा ध्यान से बताना, तुम लोग कह रहे हो पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, h क्या होता है, ग्राउंड से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। सही है ना, पहले मेरी बॉल यहाँ पे थी तो ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, h। अब मेरी बॉल यहाँ पर आ गई है तो अब हाइट कितनी हो जाएगी, सही है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। h क्या होता है, ग्राउंड से उस ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस। तो इस बार ग्राउंड से ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, h माइनस। तो अब यहाँ पर इस हाइट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, h माइनस। सही है गलत है। अब मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब बताओ ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी या बी पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ए पे ज्यादा थी ना, क्योंकि हाइट क्या था, ज्यादा। अब तो हाइट कम हो गई है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा दिख रहा है, h माइनस एक्स। h में से किसी चीज को कम किया जा रहा है तो फिर सीधा दिख गया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी समझ गए ना मेरी बात, हाँ हाइट डिक्रीज, h में से कुछ ना कुछ माइनस किया जा रहा है तो ये वैल्यू तो कम हो गई ना। अब इस कम वैल्यू के से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहले के कंपेयर में वैल्यू कम मिलेगी, यानी ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दोबारा समझाऊं क्या, क्लियर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या होता है, उस पॉइंट पे स्पीड ना, तो अब मुझे इस बी पॉइंट पे क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड। यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी थी, अब यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी है नहीं पता, तो अब स्पीड यहाँ पर नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से कैसे, देखो जरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम तब लगाते थे जब हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होता था, 0। जब उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही थी, जब उसकी स्पीड घटती नहीं है, तब लगाते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन। लेकिन यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है ना, पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 0। जैसे ही छोड़ा तो स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, समझ रहे हो ना। तो अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, वो 3 इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक ही यूज करोगे। यहाँ जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल मतलब अंडर ग्रेविटी, तो एक ही जगह क्या यूज होगा, g। एक इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और एक इक्वेशन क्या थी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी। सही है, हम कौन सी वाली लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम
इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, तो ना ये यूज कर सकती ना ये यूज कर सकती, दूसरी वाली यूज करेंगे। समझ गए ना? फर्स्ट वाली में भी टाइम आ रहा है, थर्ड वाली में भी टाइम आ रहा है, टाइम हमें यूज क्योंकि दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g। बी पॉइंट पे स्पीड मुझे निकालनी है, सही है ना? इनिशियल स्पीड कितनी थी, फाइनल स्पीड निकाल लिए, सही बात है ना? इनिशियल स्पीड कितनी है एंड फाइनल स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो v तो हो गया v ही, u कितना हो गया 0, 2 एज इट इज, g एज इट इज, ग्रेविटी के अंडर काम हो रहा है। और हाइट क्या है, जितना वो डिस्टेंस चल के आया है। ठीक है, h क्या है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक आने में। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x। ये h माइनस x नहीं। आप लोग ये बात कर रहे हो कि मेरी एक बॉडी यहां से चली और यहां तक पहुंच गई, यूज का कितना था 0, फाइनल स्पीड तुम लोगों को निकाली है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही तो यूज करोगे या ये वाला डिस्टेंस यूज करोगे? सही है ना? जहां से चलते हैं जहां तक पहुंचते हैं उसके बीच का डिस्टेंस ना। तो यहां से चला था यहां पहुंच गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, x। तो मेरे पास v स्क्वायर कितना आ गया 2gx। सही है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो v निकालने की जरूरत नहीं है, v स्क्वायर ही तो चाहिए, तो निकाल दो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gx, 2 से 2 कट कर देंगे तो कितना आ गया mgx। तो मैंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली, हो गई पोटेंशियल एनर्जी फाइंड। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड कर लिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब मैं बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल रही हूँ। यू मैंने कितना निकाल रखा है mg ब्रैकेट में h माइनस काइनेटिक एनर्जी मैंने कितनी निकाल दी, ब्रैकेट ओपन करूं, क्या होगा mgh माइनस mgx प्लस mgx। सही है, कोई दिक्कत? ब्रैकेट खुल गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, प्लस माइनस। तो आपकी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी आ गई, खाली mgh आई ना। और ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी और अब भी कितनी आ रही है, समझे? अब जरा ध्यान से सुनो, ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी घटी लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई ना। तो यानी कि जितनी रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी उतने ही रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो दोनों का सम अब भी उतना ही आ रहा है, सम अब भी उतना ही आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल और काइनेटिक तो चेंज हो रहे हैं ना, लेकिन टोटल एनर्जी क्या आ रही है, कांस्टेंट। यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी कभी नहीं बदलेगी। हाँ, एक टाइप की एनर्जी चेंज होगी, दूसरे टाइप की एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही तो मैं कह रही हूँ, जब यूनिवर्स बना था तो जितनी एनर्जी टोटल तब थी उतनी टोटल एनर्जी आज भी है। बस हो सकता है जब यूनिवर्स बना था तब जो एनर्जी ज्यादा रही होगी आज वो एनर्जी कम हो गई होगी, हमने दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब आई क्या मेरी बात समझ में, क्लियर हो गई ना? तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाद में हम इन्हें कंपेयर कर सकें। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है mgh माइनस, पहले h थी अब h में से कुछ कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, लेकिन इन दोनों का सम अब भी कितना आ रहा है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक।
है ना। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई भाई, पोटेंशियल कम हो रही है तो वो धीरे धीरे किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए। अब हम मान लेते हैं कि अब ये पत्थर आके यहाँ पे टकरा गया, कहाँ पे टकरा गया, जमीन पे टकरा गया, तो इसे मैंने कितना मान लिया, C। सही है। अब ये जमीन पे टकरा गया, या ये मान लो टकराने ही जा रहा था, बिल्कुल ग्राउंड से एकदम टच होने ही जा रहा था, अभी टच नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं C पॉइंट के लिए यही सब निकालूंगी दोबारा से, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और फिर उनका सम, ठीक है। तो अब निकालेंगे एट पॉइंट C। शुरू करूं। सबसे पहले कौन सी एनर्जी निकालते हैं, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mg अर्थ पे बिल्कुल ही टकराने वाला है, बिल्कुल ही लगभग, तो h तो 0 ही हो गया, सही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो गई, यानी कि ऊपर से नीचे आते 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 पोटेंशियल कम होते 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 कितनी हो गई। तो जब आपकी बॉल अर्थ पे टकराने वाली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई काइनेटिक में। समझ गए। वैसे तो जब बॉल टकराती है रियल लाइफ में तो साउंड आती है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी बदलती है। रियल लाइफ में फ्रिक्शन भी होता है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पर हम ऐसा 10th में नहीं ले रहे हैं। हम 10th में मान रहे हैं कि सिर्फ पोटेंशियल किस में बदल रही है, सिर्फ काइनेटिक में बदल। समझ गई क्या मेरी बात, कोई दिक्कत है क्या, डन। तो अब इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रही है पोटेंशियल, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई और फाइनली ग्राउंड पे आके कितनी हो गई, यानी सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। तो हम नीचे वाले पॉइंट पे काइनेटिक भी निकाल देते हैं। तो काइनेटिक निकालने के लिए स्पीड भी तो चाहिए होगी। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ mv², तो यहाँ पे स्पीड भी तो निकालना पड़ेगा। तो स्पीड निकालते हैं A से यहाँ तक आने में, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगी ना, v² = u² + 2g। सही है। v तो मुझे निकालना है, इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। मैं यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी और कितनी हाइट ट्रेवल करके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 2gh। तो v² कितना आ गया, तो अब निकाल देती हूँ। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² की वैल्यू पुट कर दो, हाफ m2gh, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो मुझे क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। तो फिर से आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, तो mgh तो कभी चेंज हुआ ही नहीं, सही है। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, तो इनका सम फिर से कितना आ गया, यानी टोटल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट। बस एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह से बदल रही थी, पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज हो रही थी। तो ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक वैसे भी दिखता है। बॉल हाथ में है, स्पीड 0, छोड़ दो, धीरे धीरे बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है, सही है। और टकराने के टाइम पे स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। तो अब इससे एक बात पता चलती है, जब बॉल ऊपर थी, कहाँ थी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मिनिमम। सही है ना। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो जब वो अपने टॉप पॉइंट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी 0। अब ऊपर से नीचे आ रही है, आते 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 पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम, काइनेटिक क्या हो रहा है। तो बीच में कहीं तो एक जगह ऐसी आएगी जब पोटेंशियल और काइनेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम, और काइनेटिक बढ़ रहा है। तो ये घट रहा है, ये घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो एक जगह तो ऐसी आएगी जब ये दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल। फिर पोटेंशियल कम होता जाएगा, काइनेटिक बढ़ता जाएगा, और सबसे नीचे आने पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल मिनिमम। तो नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, समझ गए क्या मेरी बात, कोई दिक्कत, हो गया ना प्रूफ।
तो आप लिखोगे आखिरी में ए बी सी, तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या आई है, सेम। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो गई। सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव। ना हमने काइनेटिक को बनाया, ना हमने पोटेंशियल को डिस्ट्रॉयड किया, बस पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई और इनका सम हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे पहले एक और बात बताती हूँ। अभी आपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका था, सही है, हमने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका। अब उल्टा काम कर दो, अब बॉल को नीचे से ऊपर फेंको। तो अभी जब मैं बॉल को फेंक रही हूँ तो काइनेटिक क्या रहेगी, मैक्स, और पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो। ग्राउंड से फेंकने की कोशिश करो तो पोटेंशियल कितना है, जीरो। काइनेटिक अब ऊपर जा रही है तो काइनेटिक कम होगी और पोटेंशियल इंक्रीज। हाइट बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल इंक्रीज। अब बॉल ऊपर जाते जाते एक जगह पे रुक जाती है ना बॉल, ऐसा हमेशा होता है। इस पेन को ऊपर फेंको, कहीं तो जाके रुका होगा, तभी तो वापस आना शुरू होगा। तो जहां पे रुका होगा वहां पे स्पीड कितनी हो गई, जीरो। भाई आप इस पेन को ऊपर फेंको, स्पीड ऊपर जाते हो क्या हो रही है, घट रही है। और कहीं तो ये रुका होगा कि पेन वापस आया होगा, तो जहां पे ये पेन रुका होगा वहां पे स्पीड कितनी हो गई, जीरो। तो काइनेटिक और पोटेंशियल, समझ गए क्या मेरी बात, दोबारा समझाओ। डायग्राम देख लो अब एक बार। यहाँ पे मेरी बॉल है, मान लो ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम, जो लगभग किसके बराबर है। अब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज, स्पीड घटती है। तभी तो बॉडी एक जगह जाके रुकती है। जब हम वहाँ किसी भी बॉडी को फेंकते हैं ना, तो ऊपर जाते 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 स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है और एक जगह पे स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो। तभी तो बॉल वापस नीचे गिरती है। जब स्पीड जीरो हो गई फिर ग्रेविटी की वजह से वापस आएगी, तो स्पीड जीरो, ग्रेविटी की वजह से फिर ऊपर से नीचे गिरना शुरू होती है। सही है, ऐसे ही होता है ना, बॉल को ऊपर फेंको वापस आती है। तो जब हमने बॉल ऊपर फेंकी तो स्पीड क्या होती जा रही थी, डिक्रीज, और एक जगह पे स्पीड कितनी हो गई, जीरो। फिर ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, फिर ये मैक्सिमम ऊपर यहाँ पहुंच गई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे काइनेटिक जीरो हो गया ना, तो अब ग्रेविटी की वजह से बॉल फिर से नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो यू यहाँ पर क्या था, मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज, और नीचे आके काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्स और पोटेंशियल एनर्जी अगेन जीरो। समझ गए क्या बात, दोबारा समझाऊं क्या, अच्छे से क्लियर हो गया। इसका ग्राफ, जब भी ये डेरिवेशन आएगी ना तो ग्राफ भी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जब भी ये डेरिवेशन आएगी, अगर एग्जाम में ना भी पूछा जाए ना तो भी तुम इस ग्राफ को बना देना। ठीक है, चलो हम लोग ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे मैं क्या रखूंगी, एनर्जी क्या रखूंगी, और यहाँ पे क्या रखूंगी मैं, हाइट क्या रखूंगी, ऊपर जा रही है ना बॉडी। सही है, कोई दिक्कत है, अभी हाइट जीरो है। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी, और हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो ये सही है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक है, ये किसे दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। सही है ना, हाइट जीरो है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, जीरो। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। सही है, जब हाइट जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी। जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आएगी, जैसे जैसे हमारी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे जा रही हूँ तो हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा।
और जब हाइट 0 हो जाएगी, सॉरी हाइट मैक्स हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी घट रही है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्स। कब? हाँ, जब हाइट 0 है। यहाँ पे हाइट 0 है ना, तो जब हाइट 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब हाइट मैक्सिमम हो जाती है तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? तो यहाँ पे U मैक्सिमम है। समझ गए क्या मेरी बात? सही है ना? नहीं समझे? दोबारा बताऊं? यहाँ पर हाइट कितनी है? 0 है ना? जब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब इन दोनों को मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मिल गई? ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी दिखाती है। क्या दिखाती है? और मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस, और देख लो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इन दोनों को जोड़ोगे, ये हमेशा कांस्टेंट लाइन मिलेगी। ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है टोटल एनर्जी हमेशा क्या मिलती है? कांस्टेंट। काइनेटिक घट रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, पर इन दोनों का सम हमेशा क्या है? कांस्टेंट, एक सीधी लाइन। समझ गई क्या मेरी बात? और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, राइट, जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? समझ गई क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? यानी पूरे रास्ते के ठीक बीच में काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाते होंगे? इक्वल। नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छे से क्लियर हो गया? अब ये जो यहाँ पर टेबल दिखाई गई है ना, ये जो टेबल आप लोगों की, ये टेबल वही है जो अभी मैंने बता दी, अच्छे से समझा दिया है। इन्होंने इसकी वैल्यूज भी लिखी है और वैल्यूज मैंने डेरिवेशन में करा दी। अब बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो? अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, एक बार वो 2 पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेते हैं। पहला नोट रीड करो। पहला नोट क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू बॉडी एट ग्राउंड so as to reach a certain height h must be equal to potential energy of body at that height h। यहाँ पे ये कहा हुआ है, ये जो पहला वाला नोट है ना उसका मतलब समझो। ये आ गया ना ग्राफ समझ में? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को जरूर कर लेना अच्छे से। अब देखो जरा, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई है? मान लो वो जो पॉइंट है जहां पर हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है वो हाइट h है। कितना हाइट है? h। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो m से m, तो gh इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2, 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2g। तो अगर आप लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, उसकी स्पीड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? आप अगर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए, मान लो ऐसे ही रफली मान लो कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा जहां पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, और मैं ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि वो कितना हाइट है। इस यहाँ पर हाइट पता है, यहाँ पर स्पीड पता करना चाहती हूँ मैं, तो फिर मैं इस फॉर्मूले से उस स्पीड को पता कर सकती हूँ। ठीक है? अंडर रूट 2gh। जी तो तुम्हें पता है 9.8 होता है। हाइट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी तो तुम्हें इस पॉइंट पर स्पीड आसानी से पता चल जाएगी। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, एक नेक्स्ट नोट भी है, एक बार वो भी रीड कर लेते हैं। इन अबव कैलकुलेशन, ओके, जितनी भी हम लोगों ने बात की है यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर, समझ गए ना? और हमने ये भी नहीं माना है कि आपकी कोई दूसरी फॉर्म की एनर्जी रिलीज हो रही है। हमने ये माना है कि कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल रही है। आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में यही है। अब आ जाते हैं एक लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज क्या? सिंपल पेंडुलम। ठीक है? और सिंपल पेंडुलम के बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस टॉपिक से जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ लेते हैं और सिंपल पेंडुलम में कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करती है वो भी देख लेते हैं। तो पहले बताओ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक ना भारी बॉल होती है,
उसे हम बॉब कहते हैं, ठीक है। अब वो बॉब ऐसा होना चाहिए उसका साइज बहुत छोटा हो, साइज कैसा हो, और मास बहुत ज्यादा हो, यानी वो हाईली डेंस्ड ऑब्जेक्ट हो। वैसे तो रियल आइडल सिंपल पेंडुलम कहता है कि पॉइंट होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ बॉडी होनी चाहिए, पर किसी भी पॉइंट बॉडी में इतना ज्यादा मास तो हो नहीं सकता, इसलिए हम छोटी सी बॉल ले लेते हैं, किसकी, आयरन की, ठीक है। आयरन हाईली डेंस्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो आप लोग अपने स्कूल लैब में सिंपल पेंडुलम देखोगे, उसमें एक बहुत छोटी सी बॉल होगी, बहुत भारी बॉल होगी लेकिन वो, ठीक है, और उस बॉल को हम क्या कहते हैं, बॉब, क्या कहते हैं। अब इस बॉब को ना हम एक ऐसे थ्रेड से बांध देते हैं जो थ्रेड खिंचना नहीं चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन इलास्टिक थ्रेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्योर कॉटन का थ्रेड ले लेते हैं, कैसा ले लेते हैं, और आप इसे किसी भी फिक्स्ड एंड से बांध देते हो। वैसे तो कील लो, कील में इस धागे को बांध दो और ये बन गया तुम्हारा सिंपल पेंडुलम। बस इतना सा होता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। एक बॉब लो, एक कॉटन के थ्रेड से बांध के उसे किसी कील पे लगा दो, क्या बन गया, सिंपल पेंडुलम। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को उठाते हैं और ऐसे धक्का दे देते हैं, तो आपकी बॉल ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे ही घूमेगी, और इसी को क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। समझ गए क्या मेरी बात। तो अब मेरी बॉल क्या करेगी, एक बार मूव कर करके यहाँ पर पहुंच जाएगी, सही है, सही है। इसका एक्सट्रीम एंड है, क्या है, मतलब ये बॉल बस घूम घूम के आखिरी पॉइंट तक यहीं जा सकती है, उसके बाद क्या करेगी, वापस आएगी, और इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपकी मीन पोजीशन कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, और ये कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, और ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। कोई दिक्कत है क्या, पोजीशन की स्पेलिंग देखो, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन मूव करके कहाँ पर आ गई, मेन पोज, अब क्या करेगी, लेफ्ट साइड जाएगी, सही है। अब ये मूव कर करके कहाँ पे पहुंच गई, और ये भी क्या कहलाता है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। अब बताओ यहाँ पर हाइट कितनी है, 0, और यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी, मैक्स, सही है ना। आप देख पा रहे हो, एक मिनट मैं रेड पेन से समझाती हूँ, इसे समझा के, कि यहाँ पर ये इसका सेंटर मान लो और ये इसका सेंटर मान लो, यहाँ पे हाइट 0, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो ग्राउंड से ऊपर उठ गई ना, जितना ज़्यादा उठ सकती थी उतनी ज़्यादा उठ गई, तो हाइट क्या हो गया, और जब ऊपर होती थी तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सही है गलत है। अब जब वो वापस आ रही है तो हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी, अब ये पोटेंशियल घटती जा रही है, यहाँ पर आकर पोटेंशियल और काइनेटिक, सही है क्या। अब ऐसे समझो, यहाँ पे बॉल थी, यहाँ पे बॉल पहुंच गई, ठीक है, ऐसे बॉल तेजी से जा रही है, लेकिन जाते जाते बॉल की स्पीड क्या होती जाएगी, कम, बॉल की स्पीड कम होती गई, यहाँ पे जाके बॉल की स्पीड कितनी हो गई, और जैसे स्पीड 0, काइनेटिक भी, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, तो पोटेंशियल मैक्स। अब बॉल नीचे आ रही है, तो अब इसकी स्पीड फिर से बढ़ना शुरू होगी, स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, स्पीड बढ़ती गई, मीन पोजीशन पे आ गई, पर भी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है ना, तो रुकेगी नहीं, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या चली जाएगी, आगे, लेकिन अब ऊपर जा रही है तो स्पीड घट रही है, और यहाँ पे जाके फिर स्पीड 0 हो गई, तो फिर स्पीड 0 हो गई, तो ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे आएगी, तो ग्रेविटी की वजह से आ रही है, स्पीड मैक्स हो गई, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से फिर आगे चली गई। आ गया क्या समझ में। तो यहाँ पे जाके स्पीड 0, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, स्पीड बढ़ती गई, आगे चली गई, फिर ऊपर जा रही है, स्पीड घट गई, फिर यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 0, तो काइनेटिक फिर 0, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी। समझ गए ना। तो इसीलिए इन दोनों एंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्स, काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आ गई, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल काइनेटिक, हो गया चैप्टर खत्म। समझ गए। तो बस आप लोगों को ऐसे डायग्राम दिया जाएगा और बोला जाएगा कहाँ पे काइनेटिक मैक्स है, कहाँ पे पोटेंशियल मैक्स है, कहाँ पे ये लोग मिनिमम है।
लेकिन बार बार याद रखना पोटेंशियल और काइनेटिक के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हर बार क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, हर जगह पर इनका सम बराबर मिलेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिर्फ पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगी, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, पर इनका सम कांस्टेंट, दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आ गया? सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।